फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहली चीज क्या आएगी? स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट है, जो छोटे वाले होते हैं, जैसे CS3, Cl, Br, C2H5Cl, तो ये छोटे हैं, ये गैस फॉर्म में होते हैं। जो हायर वाले होते हैं, फिर वो मीडियम वाले होंगे, वो लिक्विड में, और जो ज्यादा कार्बन होगा तो सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर कार्बन है 1 2 3 या 4 तक होते हैं तो गैस स्टेट में, फिर उसके बाद 4 से लेके 8 9 तक ये लिक्विड स्टेट वाले होते हैं। फिर जो हायर वाले होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल है कि फिजिकल स्टेट है जो, तो लोअर वाले होंगे गैस में, उसके थोड़े हायर वाले होंगे लिक्विड में, और जो ज्यादा हायर वाले हैं वो गैस सॉरी सॉलिड स्टेट में होंगे। तो ये पहला इसका फिजिकल स्टेट है। सेकंड है कलर। तो ये सब कलरलेस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड है या क्लोराइड है वो कलर की प्रेजेंस में लाइट को, सॉरी, लाइट की प्रेजेंस में कलर को शो कर सकता है। इन जनरल वे में क्या है, सब कलरलेस है। थर्ड आता है ऑर्डर या स्मेल। तो ऑर्डर या स्मेल में क्या है, ये वोलेटाइल होते हैं, यानी वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और स्वीट होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डरलेस हो गया, यानी इसका कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं आती है, और ये हेलो एल्केन होते हैं जो ये स्वीट स्मेल में होते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान से देखना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर के नहीं पूछे जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा कि देखो लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उससे क्या होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जिसका साइज ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो वैंडरवाल फोर्स ज्यादा। तो जब ये ज्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, आपके पास क्वेश्चन दे देगा वो आपको, यही क्वेश्चन दे दिया उसने, CH3, ये लिख किया है CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, और CH3 आयोडीन। अब इसमें से बताओ सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अभी मैंने आपको 2 चीज बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है देखो मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट, और उसके अलावा क्या है इसमें देखो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इसमें कौन से आंसर पर टिक करोगे आप? हाँ, यामिनी, हेमंत, और इसके अलावा ये सिंपल ट्रिक है, और ये शुरू से लेके लास्ट तक। फिजिकल सबसे आसान है आपके पास, फिजिकल में यही टर्म्स है, और शुरू से लास्ट तक यही आएगा आपके पास, और रीजन भी यही है। क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन रीजन सेम रहेगा। हाँ, ओके अंबिका, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है, तीनों के आंसर सही हैं, और इसका आंसर है, इसका आंसर 4 सही है। हाईएस्ट है जो 4 होगा। ऐसे ऑर्डर होगा देखो, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। रीजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा,
ठीक है। एरिया बढ़ गया तो वैंडरवॉल फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा। और कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें वैंडर फोर्स लगता है, इसको याद कर लो आप। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलरिटी नहीं है तो फिर ये समझ लो वैंडरवॉल फोर्स है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। ठीक है। तो बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसका फोर्स ज्यादा होगा किसका कम होगा, आपको एक ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि वैंडरवॉल फोर्स, और ये डिपेंड करता है साइज पे। तो साइज आई का ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऑर्डर आ गया। यही क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन दे देगा वो आपको, CH3Cl, C2H5 Cl, C3H7 Cl और C4H9 Cl। अब इसमें से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 1 2 3 4। क्योंकि इसमें से फिजिकल में आपके पास 2 3 से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो प्रीवियस ईयर में, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, हाँ हेमंत, यामिनी और श्रुति, इसके अलावा सुमित, ओके, और इसमें अंबिका। तो इसका आंसर है फोर्थ। लगभग आप सबने सही आंसर दिया है। फोर्थ वाला है, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन। देखो, मोलिकुलर वेट को कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना उसका मोलिकुलर वेट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, इसमें चार है। तो जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया, साइज ज्यादा हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक। तो ये इसका आंसर है। यही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। आपके बोर्ड में लिखा होगा ऑर्डर करो। अब तो ऑर्डर के लिए कैसे ध्यान रखना है? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। इसमें इसमें लिख दिया मैंने, C3H7 Cl, C5H11 Cl, CH3Cl और C7H15Cl। ये 1 2 3 एंड 4। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 1 2 3 4। ओके, हेमंत, हाँ सुमित, अंबिका। और ये इसके साथ नहीं है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे यहाँ से आगे, सबके लिए ये चीज याद रखनी है। अंबिका, ओके, ठीक है, सबने सही आंसर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा ऑर्गेनिक के लिए। देखो, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे आप कीटोन पढ़ो, चाहे आप एसिड पढ़ो, चाहे आप एल्केन पढ़ो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। तो सबसे पहले 4 सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन है 7। फिर उसके बाद 5 है, यानी सेकेंड नंबर पे। फिर 3 है तो 1, और सबसे लास्ट में 3 है। तो ये ऑर्डर है। अब ये एक का नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा पूरा डिटेल में, ताकि आपको हर एक का नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे परसों, छुट्टी है उसमें, या फिर संडे को, जिसमें पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे उसे। तो सारा नोमेनक्लेचर, क्योंकि एक ही साथ फिनिश हो जाएगा वो, तो फिर आपको बार बार मैं नोमेनक्लेचर बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका एक साथ क्लियर हो जाएगा रूल के साथ। ठीक है। अब यहाँ तक ये दिक्कत तो खत्म हो गई। अब दिक्कत क्या आई कि जब कंपाउंड आ गए ब्रांच वाले, जैसे ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा दिया Cl, पहला कंपाउंड ये बन गया। बाकी ध्यान रखना H होता है,
ये अंडरस्टूड होता है, मैं लगाऊंगा नहीं तो भी आप समझ जाओ। सेकंड है 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने सी लगा दिया और ये Cl हो गया, और यहाँ पे भी 1 2 3 Cl। अब सब में 5 5 सी दे दिया। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब बताओ इस केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 1 2 3 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ओके श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? सोचो जरा। देखो पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है, सरफेस एरिया पे। बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आप आंसर सही दे दोगे। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ओके, हेमंत ने सही आंसर बताया इसने, बस कोई बात नहीं, वेल ट्राई। सबसे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन वाला होगा उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। और जिसका ब्रांच सबसे ज्यादा होता है, ब्रांच, जैसे ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा ब्रांच है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा ब्रांच है। देखो ये मेन चेन ये है और ये ब्रांच है, दो ब्रांच है। तो जितना ब्रांच ज्यादा होगा उतना सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि ये कैसा बन जाएगा, स्पेरिकल बन जाता है। और स्पेयर का आपको पता है एरिया सबसे कम होता है, सबसे कम एरिया स्पेयर का होता है। ठीक है, तो एरिया स्पेयर का कम हो जाएगा तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जो वैंडरवाल फोर्स लग रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। जितना एरिया कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा, उतना वैंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऐसे जाएगा, जितनी ब्रांचिंग करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ध्यान रखना, जितना ब्रांचिंग, अब ये भी आप याद कर लो, यहां से लेके जो भी आप पूरी केमिस्ट्री में पढ़ोगे ऑर्गेनिक के लिए, तो उसमें यही रूल लगेगा, जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्लियर? पहला रूल क्या था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे या जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट रूल। अब सेकंड है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसने सेम दे दिए सबके लिए। अब कार्बन एटम सेम हो गए लेकिन उसने ब्रांचिंग कर दी, तो जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक, और जो स्ट्रेट लाइन में है वो सबसे ज्यादा एरिया होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको, ध्यान रखना, फिजिकल में इससे क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है वो ब्रांचिंग वाला। ब्रांचिंग में क्या होगा, ये सीधा है एन हेप्टेन है, तो इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद इसमें एक ब्रांच हो गया, एक ब्रांच का एरिया कम हो जाएगा। इसमें दो ब्रांच हो गए तो और कम हो जाएगा। तो जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो वैंडरवाल फोर्स भी कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ब्रांचिंग का। ब्रांचिंग का मतलब मेन चेन ये हो गए, देखो जैसे सी 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 सी, तो ये मेन चेन है। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, हाइड्रोजन ऐसे होंगे लेकिन इसे ब्रांचिंग नहीं कहेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कंपाउंड होना चाहिए, जैसे Cl हो गया यहाँ पे, तो एक ब्रांच हो गया। यहाँ पे एक सी और लगा दो तो दो ब्रांच हो गए, तो ये मेन चेन है। इसमें यहाँ पे एक और सी लगा दिया तो तीन ब्रांच हो गए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये मेन चेन में आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैंडरवाल फोर्स कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ये रूल यहाँ से लेके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई होगा। ठीक, अब एरोमेटिक में क्या होता है देखो, ये तो था एलिफैटिक की बात क्योंकि सिंपल चेन है। एरोमेटिक में क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर पैरा की, मेटा की सबसे कम होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे आप, तो जिसकी पोजीशन ऑर्थो में है वो ज्यादा हो गया। देखो 453 केल्विन,
फिर जो पैरा में है उसका 448 केल्विन, और जो मेटा में है उसका है 446 केल्विन। और तो पैरा मेटा कैसे डिसाइड होगा इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जैसे बेंजीनिंग बनाई आपने, इसमें एक होना चाहिए, कोई भी एक सीएल पहले से है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम काउंट करेंगे, जो भी पहला ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें जो सेकेंड होगा या सिक्स में होगा तो ये ऑर्थो पोजिशन है 1 के रिस्पेक्ट में, और जो 3 या 5 में लगा होगा वो होता है मेटा पोजिशन, और जो 4 में लगा होता है उसे कहते हैं पैरा पोजिशन। ये फिक्स है, लेकिन ये नंबरिंग किससे होती है, जो उसमें एग्जिस्टिंग ग्रुप है वहां से हम काउंट करते हैं। तो पहले वाले में 1 2 है यानी ऑर्थो है, तो पहला वाला ऑर्थो हो गया। सेकंड में देखो 1 2 3 4, तो 4 हो गया यानी सेकंड वाला पैरा हो गया। और तीसरे में 1 2 3, तो 1 और 3 हो गया यानी तीसरा वाला मेटा हो गया। तो मेटा का सबसे कम होगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, और पैरा का मिडिल में होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंड के केस में। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है, जिसकी क्लोज पैकिंग ज्यादा होती है। क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी, ध्यान रखना। इसका एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट देखने का तरीका क्या है कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसका ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, यानी जो सिमेट्रिकल होगा उसकी क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाएगी। सिमेट्रिकल ध्यान रखना, सिमेट्रिकल की क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाती है, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग अच्छी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग में। अब इसमें देखो जो पैरा होता है ये पूरा सिमेट्रिकल है, इसीलिए यहाँ पे पैरा नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्थो पोजिशन, और लास्ट में आता है मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन में लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पैरा को हम फर्स्ट मानते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, और जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना अच्छा क्लोज पैकिंग होगा। तो जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में पैरा वाला ज्यादा हो जाता है, फिर ऑर्थो, और सबसे कम होता है मेटा वाला। जबकि बॉइलिंग पॉइंट पे हमने क्या कहा था, पहले ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा, यानी यहाँ पे चेंज होता है। मेटा लास्ट में ही रहेगा हर हमेशा, मेटा लास्ट में रहता है। बस बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो पहले पैरा बाद में, और मेल्टिंग पॉइंट में पैरा पहले ऑर्थो बाद में। ठीक है, तो देखने का तरीका है क्लियर। अब एक और पॉइंट है, देखो एक पॉइंट और क्या कह रहा है वो, कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स का, वो हर हमेशा ज्यादा होगा उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। पेरेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने कहा एक है C3H8 और इसी से एक हेलो एल्केन बना है C3H7Cl। तो अगर मैंने कहा इन दोनों में से बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जो ये C3H7Cl है इसका ज्यादा होगा हर हमेशा अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, इस पेरेंट से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों का सेम केस है। ऐसी मैंने अगर बेंजीनिंग बना दिया और एक मैंने बेंजीनिंग में Cl लगा दिया, ठीक है, तो जो Cl वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, अपने पेरेंट एटम से। इसमें अगर आपने H को हटाया और Cl ले आए तो जो Cl होगा, Br होगा, I होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होगा अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, तो ये मेल्टिंग का है क्वेश्चन, मेल्टिंग बॉइलिंग, और यही ज्यादातर आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आया है। सबका एक ही जैसा लॉजिक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इतना क्लियर हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो कर दोगे। सर अगर डबल बॉन्ड है फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड है, और देखो क्या होता है, साइज में देखा जाता है, साइज किसका साइज ज्यादा होगा,
क्योंकि जब आप कंपाउंड को देखोगे तो कंपाउंड में क्या होता है, साइज को हम प्रिफर करते हैं उसमें, क्योंकि ये कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड में हम क्या होता है, जिसका साइज ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो आपको देखना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। ठीक। सर क्योंकि मिथेन इसमें और मीथेन में किसका होगा? क्या, मिथेन और मीथेन में किसका होगा? मिथीन तो हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे CH4 है, और ये हो जाएगा CH, इसमें होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। हाँ ठीक है, सर, ये वो भी तो पॉसिबल ही नहीं possible। है। अब आता है इसमें सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, देखो सॉलिबिलिटी में हम देखते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी ये हेलो एल्केन होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलेंगे। ठीक है, वाटर में ये डिजोल्व नहीं होते। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, अब आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे ये वाटर दिख रहा है, लेकिन जो भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ होता है वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, तो इसीलिए जो एल्काइल हैलाइड होगा वो वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले आओ, C7H15Br और प्लस वाटर, तो आप लिखोगे इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। रीजन क्या है, किसकी वजह से होगा, जो हाइड्रोजन जो वाटर होता है पोलर नेचर का होता है, पोलर, और जो हेलो एल्केन होता है वो होता है नॉन पोलर नेचर का। तो जो नॉन पोलर होगा वो पोलर के साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं करता, ये मैंने आपको सॉल्यूशन में भी बताया था। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा, यानी सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं। ये भी ध्यान रखना आपने, ये सारे केस में काम आएगा आपके पास। तो कुछ जनरल चीजें होती है उससे नोट कर दिया करो, ताकि कभी भी सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे CCl4 बेंजीन, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो नॉन पोलर होती है। और ये जो एल्काइल हैलाइड है ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ इजिली डिजोल्व हो जाएगा, अच्छा डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन पोलर के साथ डिजोल्व नहीं होगा। और जिसका करेक्टर पोलर वाला है वो पोलर के साथ डिजोल्व होगा, यानी वाटर के साथ डिजोल्व होगा, वो नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। तो ये भी एक रूल है कि पोलर वाला पोलर के साथ डिजोल्व होगा हर हमेशा, और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होगा। इसीलिए जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, और किस में डिजोल्व हो जाएगा, किस में डिजोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन पोलर में नहीं होगा। तो ये इसका रूल आ गया। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा नॉन पोलर कौन से हैं और पोलर कौन से हैं। क्लियर। सर एक 10 बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो सॉलिबिलिटी का कहीं पे भी टर्म्स आता है तो सॉलिबिलिटी एक ही चीज पे काम करता है। किस पे काम करेगा, देखो आपने NaCl लिया और इसे वाटर में डिजोल्व किया, तो ये वाटर में क्यों डिजोल्व होता है, क्योंकि Na प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यह चार्ज डेवलप हो जाता है, इसीलिए ये आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड तो डिजोल्व हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CH3Cl, अब इसमें कोई चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा है। तो जब चार्ज डेवलप नहीं होगा और वाटर के पास चार्ज है
वाटर के पास है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो जो प्लस होगा वो माइनस के साथ अटैक करेगा, जो माइनस है वो प्लस के चार्ज, लेकिन इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो नॉन पोलर है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो सबके सब नॉन पोलर होते हैं, कुछ को छोड़ के। तो जो नॉन पोलर होंगे, और ये वाटर कैसा है, पोलर नेचर है, तो नॉन पोलर वाला पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके चांस ही नहीं है डिसॉल्व होने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एल्काइल हैलाइड होता है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा नेचर है, पोलर नेचर है, और जो वाटर है वो कैसा है, सॉरी एल्काइल हैलाइड इज नॉन पोलर नेचर और वाटर का पोलर नेचर, तो दोनों का अलग अलग नेचर है, तो मैचिंग ही नहीं होगी, ठीक है। और एक और रीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अब दूसरा केस ले आओ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब मैंने फिर इसको डिसॉल्व किया एल्काइल के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो मैंने देखा नेचर, नेचर में यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो नॉन पोलर की मैचिंग है तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल है, तो नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसीलिए एल्काइल हैलाइड CCl4 बेंजीन यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है, लेकिन वाटर के साथ नहीं है, ठीक है। अब यही केस फिर पूरी केमिस्ट्री में चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही रूल चलेगा, ठीक है, वाटर के साथ कौन सॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ कौन सॉल्युबल होगा, यही रूल आपका पूरे उसमें चलेगा, ठीक है। हाँ, एल्काइल हैलाइड डिसॉल्विंग अल्कोहल, अल्कोहल में हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल कैसा है, पोलर नेचर होता है स्लाइटली, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ज्यादातर नॉन पोलर की तरफ जाएगी, तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसमें एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन उसमें कम होगा क्योंकि उसमें स्लाइटली पोलर नेचर आ जाता है, तो उसमें जो डिग्री होगी वो कम होगी। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा, किस में कम सॉल्युबल होगा, ठीक, क्लियर हुआ। सॉल्युबिलिटी के Yes, लिए sir. एक ही चीज देखनी है पूरे बुक में, तो ये जनरल चीजें जो आपने अप्लाई करना है, पहले लिख लो इसे, अब इसके बेस पे आप अप्लाई करते चले जाओगे कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ जाऊं, Yes, sir. ओके, तो ये एक जैसे हैं, अब आपको आगे बताया जाएगा तो उसमें भी यही आएगा और हेडिंग भी यही आएगी सेम, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई हेडिंग अलग हो जाए, जितनी हेडिंग मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यही हेडिंग आपको सारे फिजिकल में आएगी, जितने भी आप उठा के देखोगे तो सारे फिजिकल में यही हेडिंग आएगी, इससे कम आएगी पर ज्यादा नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है इसमें डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस भी बढ़ रहा होता है और चार्ज भी बढ़ रहा होता है, एक का डिस्टेंस बढ़ रहा है एक का चार्ज बढ़ रहा है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे मैंने लिखा HF और HCl, तो देखो Cl का साइज देखेंगे, अगर हम साइज देखते हैं तो Cl का साइज ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और अगर मैं चार्ज देखूंगा तो चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा होता है Cl का। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो आप किस पे टिक करोगे बताओ, HF और HCl में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ओके सुमित, इसके अलावा कोई आंसर। ओके हेमंत, श्रुति, यामिनी बताओ, अंबिका। ये जनरल रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि HF और HCl इन दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस इनटू चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा और जिसका डिस्टेंस ज्यादा। ओके अंबिका और यामिनी। ओके अब मैं आंसर बताता हूँ। देखो अब ये जनरल आंसर बता रहा हूँ, वैसे याद रखना। अब ये जहां तक आप पढ़ोगे डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन, उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि चार्ज को हर हमेशा प्रीफर करना है, चार्ज को हर हमेशा प्रीफर करना है, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस को भूल जाओ, क्या करना है प्रीफर, चार्ज को। कंफ्यूज नहीं होना अब इसमें। अब हमने देखा HF और HCl, तो चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा है, डिस्टेंस छोड़ दो आप, तो फ्लोरीन को हम प्रेफरेंस करेंगे। HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा HCl से। ठीक है, चार्ज को प्रेफरेंस देना है हर हमेशा, किसको नहीं, डिस्टेंस को नहीं। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक में आते हो तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक में आपको एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ऑर्गेनिक में एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है, देखो जब आप C के साथ होते हो तो उस समय Cl की वैल्यू ज्यादा हो जाती है आर्स F से, ध्यान रखना। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में क्या है, जैसे आपके पास आ गया CH3Cl, CH3 फ्लोरीन, CH3Br और CH3I। अब मैंने कहा आपको चार्ज को प्रिफर देना है, तो आपने F को प्रिफर कर दिया, लेकिन गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और इसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। लेकिन ये जो CH3Cl है, इसको प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट, फिर CH3F, फिर CH3Br और सबसे लास्ट में CH3I। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है। जब भी C के साथ देखोगे आप, C मतलब एरोमेटिक के साथ, और डायपोल मोमेंट कंपैरिजन करोगे तो Cl का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और लास्ट में आयोडीन का। तो ये एक्सेप्शनल है, होना चाहिए था फ्लोरीन को। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक में देखोगे तो फ्लोरीन को ही प्रेफरेंस देना है, यानी जिसका चार्ज ज्यादा होगा। बस यहाँ पे यही एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी नहीं है। बाकी में जो मैंने आपको बताया चार्ज वाला ही फॉलो होगा। ठीक, आया समझ में? बताओ क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस तो सर। डायपोल मोमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे ऐसे सॉल्व करना। अब ये इसका ही नहीं है, हर एक जहां पे भी आप पढ़ोगे से आगे, तो इस रूल को याद रखना आपने। नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी का। डेंसिटी के केस में क्या होगा, देखो डेंसिटी में सेम केस है जो आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उतना डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगी। और तीसरा है, अगर कार्बन नहीं है, हेलोजन है, तो फिर जितने नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ेंगे उतना डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसमें तीन टाइप की कैटेगरी है। पहले में जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ गई, पहला केस। दूसरे केस में भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हेलोजन की अमाउंट कम ज्यादा कर दिया, जैसे इसमें Cl4 है, इसमें Cl3 है, इसमें Cl2 है, इसमें एक ही Cl है, तो जितने Cl ज्यादा होंगे यानी नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होगा उतना उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप बता दिए आपको। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास आ गया C2H5Br, C2H4Br2, C2H3Br3 और C2H2Br4, इसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अंबिका, श्रुति, यामिनी, हेमंत, ओके एंड सर एक सुमित। बार क्वेश्चन रिपीट कर दो।
क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? C2H5Br, C2H4Br2, C2H3Br3 और C2H2Br4। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें जितना Br ज्यादा होगा, जितना हेलोजन ज्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होगा, उतना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। यानी इसका ऑर्डर ऐसे होगा। ठीक है, 4 3 2 1, ये पहला रूल हो गया। दूसरा आपको ये बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा C3H7Cl, C4H9Cl, C2H5Cl और CH3Cl, 1 2 3 4, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? हाँ, ओके, अंबिका और श्रुति, हेमंत, सुमित और श्रुति, सबने सही आंसर दिया लगभग। देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है, कितने कार्बन एटम ज्यादा हैं। देखो इसमें कितने हैं, पहले वाले में 3 कार्बन है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। Cl तो सबके लिए सेम है। देखो Cl सेम है, तो जब Cl सेम होगा तो कार्बन देखना है। तो सबसे ज्यादा कार्बन 4 है, तो 2 की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर 3 आ जाएगा, C3 यानी नंबर 1, फिर उसके बाद C2 हो जाएगा यानी 3, और सबसे लास्ट में एक C है तो 4 हो जाएगा। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होता है इसमें। अब लास्ट स्टेप इसका भी पूछ लेता हूं आपसे। जैसे मैंने लिखा C2H5 फ्लोरीन, C2H5 क्लोरीन, C2H5 ब्रोमीन और C2H5 आयोडीन, इसमें से किसका डेंसिटी ज्यादा होगी? 1 2 3 4, फास्ट रिप्लाई करना। C2 इनमें से, ओके, अंबिका, हेमंत, यामिनी, सुमित, ठीक है, सबने सही आंसर दिया है, अंबिका, वेरी गुड। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि FCl Br का ऑर्डर ये होगा। तो ये डेंसिटी का क्वेश्चन है, और ये भी आपका थ्रू आउट बुक सेम है। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।